हेलो एवरीवन। एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अब ईबीएस का हम लोग ईबीएस के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इसी साल अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ 2023 का ही पेपर है। और क्वेश्चंस की कुछ सीरीज है। इसी तरीके से पैडागोजी ईबीएस का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, एक शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार शिक्षक चाहता है, कोई टीचर है वो अपने छात्रों को किसी विषय पर बोलने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए बोलता है। तो छात्रों से वो क्या चाहता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ, पहला हुआ छात्रों को अन्वेषणात्मक बनाए, छात्रों को अर्थपूर्ण और विकासशील बनाए, और समय बिताने के लिए, फिर चौथा कक्षा में शोर मचाएं। तो ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि शोर और मचाने के लिए या समय बिताने के लिए क्लास में कोई जाता नहीं है। टीचर अगर कोई काम देता है बच्चों को तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं देता है। तो पहला नंबर, छात्र अगर कोई अपना उसको विचार पूर्ण करने के लिए दिया गया, कोई सब्जेक्ट पे बोलने के लिए अगर टीचर बच्चों को देता है, कोई विचार करने के लिए देता है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें अर्थपूर्ण होना कोई जरूरी नहीं है। उनको केवल बोलना है, एक अन्वेषण होना चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए होना चाहिए, कि खोजी तरीके से कुछ ना कुछ अपने आप को बोले। तो इस तरीके से इसका ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जहां भी ये अन्वेषणात्मक शब्द आए, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ऑप्शन में ये रहे तो लगभग यही हमेशा सही होता है। बाकी सब अगर कहीं शोर मचाना हुआ या समय बिताना हुआ तो ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये सब अपने आप गलत हो जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईबीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनको पढ़ाने के लिए कैसे शिक्षण कार्य होगा, कैसे कोई अध्यापिका कैसे कार्य करेगी, इसके लिए इसमें दिया हुआ है। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ, आवाज से संदेश साझा करके, वॉइस मैसेज भेज करके। दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, मतलब बहुत सारा चीजों को मुंह से बोल करके जिससे उनको सुनाई पड़ जाए, क्योंकि वो विजुअली चैलेंज है, उनको दिखाई नहीं देता। फिर है सहपाठी द्वारा व्याख्या करके। फिर है ठोस अनुभवों का उपयोग करके। सहपाठी द्वारा व्याख्या करके मतलब जो साथ में जो स्टूडेंट हैं उनसे व्याख्या करवाया जाए, उनसे कुछ बताया जाए, आपस में बातचीत करके पीयर ग्रुप में लर्निंग किया जाता है, तो उससे भी बच्चों को होता है। फिर अनुभव के द्वारा, जैसे उनको किसी चीज को बताना होता है, तो जैसे आम के बारे में बताना, तो आम उनके सामने रख दिया जाए, देखकर अनुभव करेंगे, तो इससे बहुत अच्छी तरीके से बच्चे सीखते हैं। फिर ये चौथा, पांचवा सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सब पॉजिटिव टैग वर्ड लगे हुए हैं, और सबका बच्चों को इन सभी चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबाधित, जो सुनने में जिनको दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता है। बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करना चाहिए। मतलब जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, जिन बच्चों को, तो उनके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए ऑनलाइन कक्षाओं में। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विशेष शिक्षक की व्यवस्था लेकर, किसी विशेष शिक्षक की व्यवस्था कभी भी नहीं ली जाती है। जो सामान्य टीचर होते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है, उन्हीं के साथ में काम किया जाता है। दूसरा होता है केवल उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध करके। केवल ऑनलाइन से प्रबंध करने से कोई काम नहीं चलेगा। उनको जब उनको सुनाई नहीं पड़ रहा तो दिखने के माध्यम से कुछ उसका काम होना चाहिए। फिर तीसरा है उपशीर्षक, जो टाइटल और सब टाइटल होता है, के साथ साथ अनुशीर्षकों और वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। ये एक पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि पीपीटी से उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उसमें पिक्चर लगेगा, और उसमें सब टाइटल जाएगा। जो उपशीर्षक होते हैं, सब टाइटल के थ्रू वो आसानी से देख सकते हैं। और चौथा है अधिक दृश्यों का उपयोग करके। दृश्यों का उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अधिक दृश्यों का उपयोग करके कुछ नहीं होगा जब तक सब टाइटल लगा रहेगा और उनको पीपीटी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोगी करेंगे। मतलब जो सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं, जिनको अपने
शिक्षक जो इनको क्लास में जाने से पहले या शिक्षण कार्य देने से पहले उनको अपने नैतिक बातों के बारे में, मूल्यों के बारे में, हित के बारे में, अभिरुचि के बारे में अगर उनको जानना हो तो सबसे अच्छा टूल क्या हो सकता है? रचनात्मक आकलन का उपयोग करके। ये फॉर्मेटिव असिस्टेंट होता है। फॉर्मेटिव क्या होता है? जैसे कोई चीज़ पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, जो कार्य किया जाता है उसके दौरान जो भी हम लोग आकलन करते हैं ड्यूरिंग लर्निंग, उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। ये तो यहाँ होगा नहीं। दूसरा है समेटिव। समेटिव क्या होता है? समेटिव योगात्मक होता है। जैसे कोई क्लास चालू है, उसके क्लास खत्म होने के बाद या लास्ट में जैसे एग्जाम होता है, जो ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाता है, उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे समेटिव का भी कोई काम नहीं है। फिर तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टूल। हाँ, सेल्फ असेसमेंट टूल के थ्रू हम लोग अपने नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत हितों अभिरुचि को जान सकते हैं। ये सही हो सकता है। चौथा देखते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। ये तो जब ये दोनों होगा नहीं तो दोनों जोड़ के भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस अध्यापक के अंकुरण विधि को समझने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने के लिए निश्चय किया। निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? अंकुरण विधि को समझने के लिए विद्यार्थियों को घर पर एक क्रियाकलाप दिया जाता है अध्यापक के द्वारा कि किसी बीज से पौधा कैसे निकलता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी तकनीकी क्या हो सकती है? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुरित को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। तो यहाँ पे अगर क्रियाकलाप लिखा हुआ है मतलब उनको करके देखना है, कुछ उनको अपने वर्किंग करना है, डूइंग बाय वर्किंग। अगर इनको कुछ वर्किंग करना है, क्रियाकलाप करना है, तो सबसे अच्छा इसमें क्या हो सकता है? सबसे अच्छा हो सकता है बीज को गमले में लगाना। अपने हाथ से वो लोग कुछ करेंगे, बीज को गमले में लगाएंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से अंकुरण होता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका को अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़ों की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वो उस भोजन को अन्य खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इसमें बच्चों को अध्यापिका ने कक्षा 3 के बच्चों को बोला है कि छत पे जो है कटोरे में कुछ अन्न रख दिया जाए। उसके बाद उनको एक शीट तैयार करना कि कौन सा पक्षी आता है, कौन सा नहीं आता है, क्या खाता है। तो इसके थ्रू अध्यापिका बच्चों में क्या विकसित करना चाह रही है कि बच्चों के अंदर कौन सी एबिलिटी डेवलप हो, ये देखना चाह रही है। ऑप्शन इसमें देखते हैं, छात्रों को घर में व्यस्त रखने के लिए है। तो व्यस्त रखने का कोई काम नहीं है, छात्र वैसे व्यस्त रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, छात्रों को उनको पक्षियों के संवेदनशील और जो कि लुप्त होने के कगार पे है। बच्चे को क्या पता कौन लुप्त हो रहा है कौन नहीं लुप्त हो रहा, तो ये तो वैसे भी निगेटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा है, पक्षियों की जातियों या उनका खान पान की आदतों को अवलोकन कौशल का विकास करना। हाँ, ये सही हो सकता है। फिर चौथा हम लोग देखते हैं, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति से बच्चों को कोई मतलब नहीं है कौन जीवित है कौन नहीं जीवित है। मेन मतलब जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यापक चाह रहा है कि पक्षियों के जातियों के बारे में बच्चों को पता लगे और खाने पीने की आदतों के बारे में उनको पता लगे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? पहला ऑप्शन है हमारे जीवन में उत्सवों का मूल। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में एकता उत्सव। चौथा है, तीसरा है उत्सवों में एक सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। और चौथा, उत्सव हमें शांति और आनंद प्रदान करते हैं या देते हैं। तो जो उत्सव के बारे में जो एक कुछ विशेष उत्सव जो होते हैं, जो संस्कृति के वजूद उत्सव होते हैं, उसमें पूरे देश में जो मनाए, जैसे दिवाली, दशहरा, इस तरह का चीज है जो हर जगह मनाया जाता है। उसके बारे में बच्चों की संकल्पना देखनी है कि बच्चे उसको लेके अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो बच्चे अगर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो क्या सीखेंगे? तो उनके जीवन में उत्सव का मूल्य पता लगेगा। जो फेस्टिवल होते हैं, अगर वो उनके आपस में बात करेंगे तो फेस्टिवल की क्या भूमिका होती है ये पता लगेगा उनको।
दूसरा होता है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। हर स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो जब सब लोग आपस में बात करेंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो उनको विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, एकता के बारे में पता लगेगा कि सब त्योहारों को जानने और सुनने का मौका मिलेगा। तीसरा, उत्सव में सांस्कृतिक प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। जितने भी उत्सव हैं उसमें कोई सांस्कृतिक अवरोध नहीं होता है। चौथा, उत्सव में शांति और आनंद देते हैं। जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें हमें क्या जॉय होता है, अच्छा लगता है और आनंद आता है। तो हमारे हिसाब से ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। भोजन संरक्षण की तकनीक मतलब खाने को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, बचा सकते हैं, इसको भोजन संरक्षण तकनीकी बोलते हैं। तो ग्रामीण विद्यालय में भोजन संरक्षण तकनीक का शिक्षण दे रही है, उसके लिए युक्ति देखना है। पहला ऑप्शन है, हम अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट रूप तैयार करना, उसका उपयोग करना। बच्चे अपने आप कुछ नहीं करते हैं, इसमें उनको क्या पता है किस चीज का अवलोकन करना, किस चीज का नहीं करना है। दूसरा है, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तो अभी पता ही नहीं है कि किस चीज को संरक्षित किया जाता है और कैसे किया जाता है, तकनीकी बारे में बात हो रही है। तीसरा है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना और छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। वीडियो क्लिप दिखाने से उनको एक्चुअल आसपास में क्या हो रहा है, कैसे टेक्निक में उनको जो डूइंग बाय वर्किंग होता है, करके देखने की चीज होती है, उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसका फिर ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। जी हाँ, ये एकदम सही ऑप्शन ही होगा कि उनको बच्चों को बोला जाए कि अपने आसपास के घरों में जाए या आसपास के एरिया में जाए, वहां पे जो भी तकनीक उपयोग हो रही है भोजन को संरक्षित करने के लिए, उनको देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो करके देख रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 2 फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। मतलब एनसीईआरटी में जो क्लास 2 में फुलवारी है उसको कोई शिक्षिका पढ़ा रही है, तो उसमें शिक्षण के लिए निम्न में से कौन से संसाधनों का उपयोग कर सकती है। तो उसको पढ़ाने के लिए किस संसाधन का, किस रिसोर्स का वो उपयोग कर सकती है देखना है। पहला है भारत का मानचित्र, दूसरा है मधुबनी चित्रकला, तीसरा विभिन्न स्थानीय या डिफरेंट लोकल फ्लावर, यहाँ फूल होगा, विभिन्न स्थानीय फूल, और चौथा वर्कशीट पे काम दिया जाता है। तो यहाँ पे मानचित्र से भी काम होगा, मानचित्र में दिखाया जा सकता है कहाँ पे किस तरह का वैल्यू होता है फूलों का, बच्चों को अच्छा लगेगा और देखेंगे उससे भी समझ में आएगा। मधुबनी चित्रकला से भी समझ सकते हैं, और अलग अलग जगहों पे कौन कौन से स्थानीय फूल होते हैं इनको देखेंगे तो उसके बारे में, तब भी इनको फूलों के बारे में पता लगेगा, और वर्कशीट पे इन लोग को काम मिलेगा। तो कुल मिला के चारों ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये बी सी और डी सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय में रूढ़वादी छवि के मुद्दे के प्रतिरूप प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो किसी व्यवसाय में जो रूढ़वादी छवि, जो पहले से रूढ़ या स्टीरियोटाइप चला आया है, उसको दूर करने के लिए, उसको विद्यार्थियों को उसके प्रति संवेदनशील करने के लिए, स्टीरियोटाइप के प्रति सेंसिटिव करने के लिए कौन सा इफेक्टिव तरीका हो सकता है। पहला है सामाजिक मीडिया के थ्रू कोई सेंसिटिविटी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। फिर है नुक्कड़ नाटक, ये सही हो सकता है। तीसरा है न्यूज़पेपर, चौथा है रेडियो से भी कुछ नहीं हो पाएगा, समाचार पत्र से भी कुछ नहीं हो पाएगा, सामाजिक मीडिया से भी कुछ नहीं हो सकता है। अगर स्टीरियोटाइप को हमको संवेदनशील बनाना है तो नुक्कड़ नाटक का ही एक सहारा हो सकता है। नुक्कड़ नाटक के थ्रू बच्चों को नाटक करके विभिन्न कैरेक्टर में, पात्र में उनको समझाया जा सकता है कि इस तरीके से, और जो व्यवसाय है उसमें स्टीरियोटाइप के प्रति संवेदनशील किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में फूलों के, गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिलते हैं, उन्हें
उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकसित करना चाहता है? पहला है उपयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। दूसरा है छात्रों में जिज्ञासुता, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना। और फिर लास्ट है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। इसमें अगर छात्रों को कहा जाता है कि जाकर वो देखें, प्रतिदिन पौधों के बारे में देखेंगे कि उसमें कब बहार आती है, कब फूल लगते हैं, कब नहीं खिलते हैं। गुलाबों के फूल के बारे में हम लोग को देखना है बच्चों को जाकर। तो बच्चा उसमें चाह रहा है कि वो पौधों के जो आंकड़े हैं उनको दर्ज किया जाए कि किस तरीके के पौधे में कब बहार आती है, कब नहीं आती है, और किस तरीके के पौधों में नहीं आता है। दूसरा है बच्चों में जिज्ञासुता। अगर इस तरीके से उनको किसी बगीचे में भेजा जाएगा देखने के लिए तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक क्यूरियोसिटी आती है। तो ये बच्चों के अंदर अच्छी चीज है, जो कि सभी टीचर को बच्चों के लिए क्यूरियस होना जरूरी होता है, उनको क्यूरियस करना जरूरी है। तीसरा आता है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबों को देखना। ये बच्चों को तो अच्छा लगेगा अजूबा देखना, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टीचर का उद्देश्य जो है ये अजूबा दिखाना नहीं है। तीसरा है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। ये भी नहीं होगा, आनंद नहीं लेना, उनका एक मोटिव है, मोटिव के थ्रू बच्चों को वहां पे भेजा जा रहा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? गुणात्मक आकलन का क्या मतलब होता है? क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डाटा को पर्यावरण साधन में विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आकलन कौन सी इकट्ठा करता है? इसका ऑप्शन है दृष्टांत अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण। तीसरा है कार्यपत्रक। चौथा है रेटिंग स्केल। जी हाँ, रेटिंग स्केल सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा करने का। रेटिंग स्केल के थ्रू क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा किया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका रेटिंग स्केल होता है। चलिए फिर आज इतना ही क्वेश्चन था, और ये सब जितने भी क्वेश्चन थे सब 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और लगातार मैथ और ईवीएस का वीडियो हमेशा इस चैनल पर, चैनल एग्जाम कैलकुलेटर पे पढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।